हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी सेमेस्टर 2 मॉड्यूल 3 से वायरिंग इंस्टॉलेशन एंड अर्थिंग से रिलेटेड एमसीक्यू और उसके सोल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। इस मॉड्यूल पर टोटल 29 क्वेश्चन है, जिसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, ये सेकेंड पार्ट है। तो चलिए सेकेंड पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 123 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे, तो इस पार्ट में हम लोग 124 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन ऑफ लैम्प ग्लोइंग डिम एंड मोटर रनिंग स्लो इन ए डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट। घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का कारण क्या है। क्वेश्चन तो फ्रेंड्स, लैंप कहने का मतलब है कि लैंप अगर डीम मतलब बहुत ही कम ग्लो हो रहा है और जो मोटर है वो भी स्लो चल रही है, तो इसका रीज़न क्या होगा डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट में, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण ये हो सकता है कि उच्च मान का श्रेणी या सीरीज़ सर्किट फॉल्ट हो। ठीक है, तो इसी से क्या हो सकता है कि ये जो लैंप है कम ग्लो करेगा और मोटर भी स्लो चलेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट, यानी उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वायरिंग इंस्टॉलेशन द सिस्टम अर्थिंग इज टू बी डन। सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाना है या किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि सिस्टम अर्थिंग जो होता है वो वहाँ किया जाता है जहाँ पे लार्ज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है। ठीक है, तो वहाँ पर सिस्टम अर्थिंग की जाती है, जैसे जनरेटिंग स्टेशन या सब स्टेशन, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े यानी लार्ज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में है सब स्टेशन, ऑप्शन बी गोडाउन वायरिंग, ऑप्शन सी डोमेस्टिक वायरिंग, ऑप्शन डी कमर्शियल वायरिंग। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लार्ज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कहाँ होंगे, तो सब स्टेशन पर ही होंगे। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सब स्टेशन पे। तो सिस्टम अर्थिंग सब स्टेशन में किया जाना है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट इज इल्युस्ट्रेटेड, यानी पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी विधि सचित्र है। यहाँ पे चित्र पे है दिया गया है कि यहाँ पे कौन से मेथड जो है का उपयोग किया जा रहा है अर्थ रेजिस्टेंस को मापने के लिए। तो यहाँ पर किया जा रहा है विभव का पतन, यानी फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल ऑफ पोटेंशियल यानी विभव का पतन मेथड उपयोग किया जा रहा है अर्थ रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू कंट्रोल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इन न्यूट्रल कनेक्शन एज पर आई रूल्स। आई नियम के अनुसार उदासीन संयोजन में हार्मोनिक विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जाए। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या होता है, जैसे फेज में जैसे वेव फॉर्म होता है वोल्टेज एंड करंट का। ठीक है, वेज वोल्टेज एंड करंट, तो उसके वेव में जब डिस्टॉर्शन पैदा हो जाता है, चाहे वो करंट के वेव हो वोल्टेज का वेव हो, तो उसे हम हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कहते हैं। तो उसी प्रकार अगर न्यूट्रल कनेक्शन में हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, एज पर आई रूल्स। ठीक है, तो आई नियम के अनुसार अगर उदासीन संयोजन में यानी न्यूट्रल कनेक्शन में हार्मोनिक्स होता है, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, तो उसे हम कंट्रोल करेंगे इम्पिडेंस के द्वारा अर्थिंग करके। ठीक है, इम्पिडेंस के द्वारा अर्थिंग करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थिंग थ्रू इम्पिडेंस। अर्थिंग कहाँ करेंगे, तो उसी न्यूट्रल वाले जो कंडक्टर होंगे उसी में हम कर देंगे अर्थिंग
करेंगे, वो भी किसके द्वारा, इम्पिडेंस के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थिंग थ्रू इम्पिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ करंट रिवर्सर इन अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रमक का कार्य क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जैसे इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए हम मैगर का इस्तेमाल करते हैं, और मैगर जो होता है उसमें एक छोटा सा जनरेटर होता है और जहाँ डीसी उत्पन्न होता है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर होता है उसमें डीसी की नहीं एसी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो एसी की ज़रूरत होती है ताकि वो इलेक्ट्रोलाइटिक ईएमएफ इंटरफेरेंस को अवॉइड कर सके, और इसी डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए करंट रिवर्सर का उपयोग किया जाता है अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर में। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, चेंज डीसी सप्लाई इनटू एसी सप्लाई। यानी कि करंट रिवर्सर का काम क्या है, करंट रिवर्सर का काम है अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर में डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, ठीक है, यानी चेंज करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्ट्रैंडेड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर। गूथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फ़ायदा है। गूथे हुए कंडक्टर, स्ट्रैंडेड मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसमें बहुत सारे पतले पतले कंडक्टर हैं, ठीक है, उसको हम स्ट्रैंडेड बोलते हैं, और एक सॉलिड कंडक्टर है। तो इस गूथे हुए का सॉलिड कंडक्टर जो है उससे क्या इसका फ़ायदा है। तो ये जो पतले पतले वाले बहुत सारे वाले कंडक्टर जो है, इसका ये फ़ायदा होता है कि बहुत इसकी तुलना में ठोस वाले कंडक्टर की तुलना में ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, मतलब लचीला होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गूथा हुआ कंडक्टर ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा किसकी अपेक्षा, ठोस कंडक्टर की अपेक्षा, यानी इसकी तुलना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मोर फ्लेक्सिबल, अधिक लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द अर्थ रेजिस्टेंस कैन बी रिड्यूस्ड। पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन हम देख लेंगे। ऑप्शन ए में है प्रोवाइडिंग डबल अर्थिंग, दोहरी अर्थिंग प्रदान करना, या रिड्यूसिंग द पिट डेप्थ फॉर अर्थिंग, अर्थिंग के लिए गड्ढे की गहराई कम करना, या इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, यानी इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाना, या डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, यानी इलेक्ट्रोड की लंबाई घटाना। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी के रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम करेंगे दोहरी अर्थिंग, ठीक है। तो यानी किसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग डबल अर्थिंग, दोहरी अर्थिंग करके हम पृथ्वी का जो रेजिस्टेंस है उसको कम कर सकते हैं, यानी कम कर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। What is the reason for supplying AC to the electrodes for measuring earth resistance? पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को AC की आपूर्ति करने का क्या कारण है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पहले भी इस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर में अर्थ रेजिस्टेंस को मापने के लिए एसी की ज़रूरत क्यों होती है, डीसी से हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो डीसी में क्या हो जाता है कि उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक ईएमएफ का इफ़ेक्ट हो जाता है, तो इसीलिए हम डीसी के बदले एसी का उपयोग करते हैं ताकि इलेक्ट्रोलाइटिक ईएमएफ इंटरफेरेंस के इफेक्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी यानी अवॉइड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक ईएमएफ इंटरफेरेंस, यानी विद्युत अपघटय विद्युत वाहक बल को हटाना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द पॉइंटर इज नॉट स्टेबल एट 0 ऑन द स्केल एज द मैगर इज नॉट इन यूज। मैगर उपयोग में नहीं है, फिर भी क्यों सूचक पैमाना शून्य पर स्थिर नहीं है। कहने का मतलब है कि मैगर को अभी यूज़ में नहीं लिया हुआ है, ठीक है, वो ऐसे रखा हुआ है। तो ऐसे अगर हम यूज़ में नहीं लेंगे तो उसका जो पॉइंटर होता है, ठीक है, पॉइंटर यहाँ 0 से स्टार्ट है, तो ये जो पॉइंटर लगा होगा इंडिकेटर, जिसे हम कहेंगे सूचक, तो ये जो पॉइंटर है ये 0 पर होना चाहिए। ये 0 पर ना होके वो कहीं और है। उसका मतलब क्या है, क्यों है ऐसा? तो जैसे कि आप लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पढ़े होंगे कि कोई भी एनालॉग सिस्टम में जो पॉइंटर होता है, माने पॉइंटर कहने का मतलब है ये जो कांटा होता है जो कि कोई ना कोई वैल्यू दिखाता है, चाहे वो एमीटर हो, वोल्टमीटर हो, वाटमीटर हो। तो ये जो इंडिकेटर है वो यहाँ 0 से जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है कांटा माने सुई या पॉइंटर या सूचक जो कि है 0 पर होना चाहिए जब यूज़ पर नहीं हो। और क्योंकि कार्य अवस्था में जब हम उसको यूज़ में ले रहे होते हैं तब यहाँ 0 से जो जिसे हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं वो यूज़ होता है, और वो उस 0 से जो पॉइंटर है उसको 0 से आगे की ओर बढ़ाता है, ठीक है, मतलब आगे की ओर ले जाता है कुछ इस तरीके से। 0 है, मान लेते हैं 1 2 3 4 इनफाइनाइट, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा कुछ है। तो ये क्या होगा, ये जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, हम जैसे जानते हैं कि यहाँ 0 से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस इंडिकेटर यानी पॉइंटर को आगे की ओर बढ़ाता है, ठीक है। तो आगे की ओर जब जाता है कुछ इस तरीके से, तो इधर से उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और टॉर्क काम करता है जिसे हम कंट्रोलिंग टॉर्क बोलते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, इसीलिए अगर ये कंट्रोलिंग टॉर्क ना हो तो क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसको और आगे बढ़ाते जाएगा, गति करते जाएगा, और वो आखिरी तक पहुंच जाएगा और वो टूट भी सकता है, ठीक है। तो अब क्या है, ये जब कार्य हो रहा होता है तब ये बात है, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट पे कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब वो यूज़ में नहीं है, फिर भी ये आगे की ओर मतलब 0 पर है, 0 पर नहीं है, और ये जो पॉइंटर है वो कहीं और है। तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑपोजिट में जो लगता है कंट्रोलिंग टॉर्क ये नहीं है, तभी तो ये कहीं भी स्थित है, 0 पर स्थित नहीं है। क्योंकि कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है, जब वो कार्य नहीं कर रहा होता है तब ये जो पॉइंटर है वो कहाँ हो जाएगी, 0 स्थिति पे होना चाहिए। तो 0 स्थिति पे नहीं है, दैट मीन्स कि कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इट इज़ नॉट हैविंग कंट्रोलिंग टॉर्क। यह बलाघूर्ण को नियंत्रित करने नहीं कर पा रहा, मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क, नियंत्रण टॉर्क जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पॉइंटर जो है 0 पर स्टेबल नहीं है मैगर में जब वो यूज़ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कंट्रोलिंग टॉर्क उसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ प्रोपोर्शनल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ ओम मीटर नीडल इन अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक में ओम मीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपातिक है। तो अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर में ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर जो है उसका जो पॉइंटर है, ठीक, वो किसके अनुपातिक है, यानी उसका डिफ्लेक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशियो ऑफ द टू करंट इन टू कॉइल्स, दोनों कुंडलियों की धारा के अनुपात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
यानी कि रेशियो ऑफ द करेंट इन टू कॉइल्स इज प्रोपोर्शनल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ ओमीटर नीडल इन अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। तो पृथ्वी प्रतिरोध यानी अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर में ओमीटर सुई के विक्षेपण दोनों कुंडलियों की धारा के अनुपातिक है या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल द अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर वर्क्स। पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये जो काम करता है वो फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड पर काम करता है, यानी विभवपात विधि पर ये काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में है फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड, विभवपात विधि। अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर जो होता है विभवपात विधि के सिद्धांत पर काम करता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई सिस्टम अर्थिंग इज डिफरेंट इन यूटिलाइजेशन देन इक्विपमेंट अर्थिंग। उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है। उपकरण जो है उसके अर्थिंग के कंपेयर में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है, क्योंकि सिस्टम अर्थिंग जो होता है जैसे कि इस प्रकार का एक क्वेश्चन भी आया था कि सिस्टम अर्थिंग हम कहाँ करते हैं, तो अब इसमें है कि अलग क्यों है उससे, किससे, उपकरण अर्थिंग ने, यानी कि इक्विपमेंट अर्थिंग से ये सिस्टम अर्थिंग क्यों अलग है, क्योंकि यह धारावाहक चालकों से संबंधित होता है। धारावाहक यानी कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उससे रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इट इज एसोसिएटेड विथ करंट कैरिंग कंडक्टर। यह धारावाहक चालकों से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट इफ अ पर्सन रिसीव अ शॉक करंट ऑफ 20 मिलीएम्पियर। यदि किसी व्यक्ति को 20 मिलीएम्पियर धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। कोई व्यक्ति है जिसे 20 मिलीएम्पियर करंट का झटका लगता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए है कोई संवेदना नहीं, ऑप्शन बी दर्दनाक झटका, ऑप्शन सी हृदयघात आघात, या ऑप्शन डी बेहोश हो जाना। तो अगर 20 मिलीएम्पियर झटका लगा है तो उससे जोरदार झटका लगेगा, वो भी बहुत ही दर्दनाक वाला। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी है। ठीक है, अगर जैसे 5 मिलीएम्पियर तक अगर किसी को लग रहा है तो ज़्यादा इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर 9 मिलीएम्पियर लगा है तो उसका थोड़ा जलन का अनुभव होगा। ठीक है, 20 मिलीएम्पियर में क्या होता है कि उसकी मांसपेशियों में इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और ऑक्सीजन का जो स्तर होता है वो धीरे धीरे हल्का घटने लगता है। और अगर किसी को 50 मिलीएम्पियर झटका लगेगा तो उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। और एक चीज़ और यहाँ है कि जो करंट यानी हमें जो झटका लगता है, ठीक है, शॉक लगता है, तो ये डिपेंड करता है कि जो करंट है, ठीक है, वो कितने समय तक के लिए फ्लो हो रहा है हमारे शरीर में, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। समय अगर ज़्यादा है, भले करंट का मान कम है लेकिन समय ज़्यादा है, अधिक समय के लिए फ्लो हो रहा है, तो वो ज़्यादा दर्दनाक यानी ज़्यादा खतरनाक होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इफेक्ट पड़ता है टाइम से, टाइम डिपेंड करता है कि कितने समय के लिए फ्लो हो रहा है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। और बाकी ये भी ध्यान रखना है कि 20 मिलीएम्पियर में क्या हो रहा है, बहुत ही दर्दनाक झटका लगता है। 50 मिलीएम्पियर में इंसान की मौत हो जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एल सीरीज टाइप एमसीबी आर यूज्ड। एमसीबी के लिए किस विद्युत उपकरण एल श्रेणी का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यानी गीज़र में हम एल सीरीज टाइप का एमसीबी यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गीज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज़ द मैगर रीडिंग इन अ डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन। डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मैगर क्या
पढ़ रहा है, क्या रीडिंग देगा। ठीक है, तो ये मैगर का जो रीडिंग होगा शॉर्ट सर्किट वायरिंग में, शॉर्ट सर्किट अगर है डेड शॉर्ट सर्किट तो उसमें 0 मेगा ओम रीडिंग हमें देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 0 मेगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है, क्रिम्पिंग करने का फ़ायदा क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। गिव्स नीट अपीयरेंस, साफ सुथरा देता है। ऑप्शन बी है रिड्यूस लोड करंट, भार धारा कम देता है। ऑप्शन सी अवॉइड लूज कनेक्शन, ढीले संयोजनों को टालना होता है। या डी ऑप्शन इजी टू रिप्लेस यानी आसानी से बदलना है। तो क्रिम्पिंग का मेन मकसद होता है, जैसे हम कहीं कनेक्शन कर रहे हैं, 2 केबल या 2 वायर को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम ऐसे नॉर्मली जोड़ देंगे, लेकिन वो क्या होता है कि इनकेस अगर तनाव इधर से भी लगा तो वो जोड़ खुल सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रीम करते हैं। क्रीम करने पर वो जोड़ और मजबूत बन जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि केबल में जहाँ पे टर्मिनल्स पे वहाँ जोड़ते हैं, तो वहाँ टर्मिनल को हम जोड़ने के लिए कंडक्टर की इंसुलेशन छील के उसमें ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के जोड़ देते हैं, उससे भी खुलने का डर रहता है। लेकिन अगर हम वही कंडक्टर पर एक लग लगा देंगे, ठीक है, जो अलग अलग बहुत प्रकार के होते हैं, तो उससे क्या होगा, ये जो हमें बार बार जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और वो वहाँ जो हम लग इस्तेमाल करेंगे टर्मिनल पर वायर के आखिरी छोर पर, तो वो भी मजबूत बनेगा। तो कहने का कहीं ना कहीं कनेक्शन किससे हो रहा है, तो ये अवॉइड लूज कनेक्शन से हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अवॉइड लूज कनेक्शन। ढीले संयोजन को टालने के लिए, मतलब क्रिम्पिंग का ये फ़ायदा है कि लूज कनेक्शन जो खतरा होता है लूज होने का वो नहीं होगा, इसको ये अवॉइड करता है, इससे ये बचाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवॉइड लूज कनेक्शन। तो इस मॉड्यूल में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप कि इस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। सो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।